हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एंड मैं राकेश राजपूत आपका ज्योग्राफी की क्लास में स्वागत करता हूं। और कौटिल्य क्लासेस जो है वो आपकी ज्योग्राफी, जो जनरल ज्योग्राफी है उस क्लास के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो यहाँ पर जो टोटल आपके चैप्टर हैं वो सामान्य भूगोल या जनरल ज्योग्राफी में आप पहला चैप्टर देखते हो सोलर सिस्टम, और वन बाय वन चैप्टर्स जो हैं उसको हम लोग करते चलेंगे। तो यहाँ के अगर केस में देखा जाए, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सामान्यतः अगर सिक्स स्टैंडर्ड से बच्चों को और पहले से भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है, और हमेशा किसी भी एग्जाम में आप बैठोगे तो एग्जाम में एक क्वेश्चन पुट किया जाता है आपके सोलर सिस्टम से। तो सौर मंडल या सोलर सिस्टम से अगर क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चन के पैटर्न बनेंगे, सन एंड टोटल देयर आर 8 प्लैनेट्स, ये जो 8 ग्रह हैं इनसे मिलकर आपके क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। क्वेश्चन का पैटर्न किस अकॉर्डिंग बने उस अकॉर्डिंग देखें तो सबसे पहली बात, आपको सोलर सिस्टम में ये जितने प्लैनेट्स हैं इनका राइट सीक्वेंस पता होना चाहिए कि सबसे नियरेस्ट मर्क्यूरी, उसके बाद वीनस, फिर अर्थ, फिर मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अगर इनके सही क्रम की बात करें तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। देन देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। हमारे सौर मंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है। और इनका सही क्रम याद करने का क्या हो, कई बच्चों को याद रहता है, कई लोगों को ध्यान नहीं भी रहता, तो इसके लिए सामान्य तरीका क्या करें। भाई, भारत में जितने भी इलेक्शन होते हैं वो ईवीएम मशीन के थ्रू होते हैं। और ईवीएम मशीन पर लगातार ये एलिगेशन या आरोप लगता रहता है कि भाई वोट इस पार्टी को दो और वोट उस पार्टी को चला जाता है। ये विपक्ष आरोप लगाता है ना, जबकि चुनाव आयोग ने या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर ऐसी कोई बात नहीं है, जिसको डाउट हो आकर चेक कर सकता है। तो एक सामान्य सा हम अपना कोड डेवलप करने के लिए मान लेते हैं कि अगर ईवीएम उल्टे काम कर रही तो हम लोग भी ईवीएम को उल्टे तरीके से ही लिख लें। देखो, ई वी एंड एम, ईवीएम इस तरीके से हम लोगों ने लिख लिया है ना। और जब ईवीएम मशीन पे फैसले आते हैं तो आरजे बोलेगा, मतलब रेडियो जॉकी, और उसे पूरा देश सुनेगा। तो हमारे पास कोड क्या मिला, ईवीएम आरजे सुन। ईवीएम आरजे सुन, ये आपका कोड जो है वो आपका कोड डेवलप हुआ है किसके अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के अकॉर्डिंग। ईवीएम आरजे सुन, SUN। अगर वहां पर क्लियर ना दिख रहा हो तो थोड़ा सा और नीचे लिख देता हूं, है ना। चलिए, तो यहां पर हम लोगों ने कोड जो लिया वो ईवीएम आरजे सुन, ईवीएम आरजे सुन, SUN, है ना। अगर यहां से कोड में देखा जाए तो एम से मर्क्यूरी, एम से मर्क्यूरी या बुध, वी से वीनस या शुक्र, ई से अर्थ, दोबारा एम नहीं लेंगे, एम मार्स में से दोबारा हम एम को नहीं लेंगे, है ना। यहाँ पे जो मार्स लिखा है ये दोबारा हम एम को नहीं लेंगे, मार्स में से आर को ले लेते हैं। तो मार्स, जे से जुपिटर, एस से सैटर्न, यू से यूरेनस और एन से नेपच्यून। ये इसके क्राइटेरिया हुए। अगर देखा जाए तो हम लोगों ने ये कोड डेवलप किया। हिंदी मीडियम वालों के लिए कोड क्या हो, भाई हिंदी मीडियम वालों के लिए कोड होगा, अमेरिका का एक प्रेसिडेंट था, नाम था बुश, और अमेरिका के सबसे एग्रेसिव प्रेसिडेंट में से माना जाता है। ठीक, तो बुश ने दुनिया में इतने धमाके किए कि लोगों ने कहा बस अब नहीं। ठीक, तो बुश धमाके, बस अब नहीं। बुश का मतलब बुध और शुक्र, मतलब मर्क्यूरी एंड वीनस, बुध और शुक्र। धमाके, पृथ्वी को धरती भी कहते हो तो ध से धरती या पृथ्वी, म से मंगल। इस के को राउंड में ले लेते हैं, इस के का मतलब भी निकालेंगे कि इस के का मतलब क्या हुआ। ब से बृहस्पति या जुपिटर, स से शनि या सैटर्न, अ से अरुण या यूरेनस और व से वरुण या नेपच्यून। तो हिंदी मीडियम वालों के लिए कोड रहा बुश धमाके बस अब नहीं, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए कोड रहा ईवीएम आरजे सुन। ईवीएम को आपको रिवर्स या उल्टा लिखना है। अब यहाँ के केस में अगर देखा जाए, अब यहाँ पर आपने के शब्द को लिया, इस के का मतलब क्या है, इस के का मतलब यह है कि मंगल और बृहस्पति के बीच में कुछ तो होगा, मार्स और जुपिटर के बीच में क्या है, मार्स और जुपिटर के बीच में छोटे छोटे से टुकड़े हैं जिनको प्लैनेट बन जाना चाहिए था लेकिन प्लैनेट नहीं बने।
और जब प्लैनेट नहीं बने तो इनको ही कहा जाता है एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स या इनको कहेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह है ना। देन देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स एंड एस्टेरॉइड्स फाइंड्स बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। कुल 8 ग्रहों की संख्या है और क्षुद्र ग्रहों जो जो क्षुद्र ग्रह हैं या एस्टेरॉइड्स हैं वो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि पृथ्वी की सुरक्षा इन क्षुद्र ग्रहों से कौन करता है, तो देखो मार्स कर रहा है। ठीक, तो अगर देखा जाए अर्थ को प्रोटेक्ट कौन कर रहा है इन एस्टेरॉइड से, मार्स। अगर ये मार्स नहीं होता तो कोई भी एस्टेरॉइड यहाँ पर डिफ्लेक्ट होकर आ सकता था अर्थ के केस पर, है ना। जुरासिक पीरियड टाइम में एक एस्टेरॉइड आकर अर्थ से टकराता है, पृथ्वी से टकराता है और धरती पर से सारे डायनासोर समाप्त हो जाते हैं। तो यहाँ के केस में अगर आपसे देखा जाए 1 बाई 1 पॉइंट हम चलेंगे कि आपके क्वेश्चंस कैसे बने। तो सबसे पहले अगर ये जो टोटल 8 प्लैनेट्स हैं हम इनकी रिवॉल्विंग स्पीड चेक करते हैं। अगर मर्क्यूरी है तो इसकी परिक्रमण काल या क्या होगा, इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। तो सबसे पहला टॉपिक हम देखते हैं स्पीड या चाल। स्पीड या चाल। स्पीड या चाल के क्रम में अगर आपको याद रखना हो तो एक सामान्य सी चीज, चाल को कैसे याद रखें। सोलर सिस्टम का गार्जियन कौन है? सोलर सिस्टम का गार्जियन है सूर्य या सन। और जब आप अपने गार्जियन के नजदीक होते हो तो सबसे ज्यादा एक्टिव होते हो ना, और जब गार्जियन से दूर हो जाओगे तो आपकी एक्टिवनेस कम हो जाएगी, है ना। तो सबसे नजदीक अगर मर्क्यूरी है तो ये सबसे ज्यादा एक्टिव होगा, और ये सबसे दूर है तो ये सबसे स्लो होगा। तो एक चीज हमें देखें, मर्क्यूरी की स्पीड सबसे तेज है, उसके बाद स्पीड किसकी है? वीनस की। उसके बाद किसकी है? अर्थ की। उसके बाद किसकी? मार्स की। उसके बाद जुपिटर की, फिर सैटर्न की, फिर यूरेनस की और नेपच्यून की। इसका मतलब जब हम इस तरफ चलेंगे तो स्पीड बढ़ेगी और इस तरफ चलेंगे तो स्पीड घटेगी। जब आप फिजिक्स आपने 9th-10th में पढ़ी होगी तो उसमें आपको रूल ऑफ कैपलर नजर आएंगे। तो जो कैपलर के रूल थे वो कैपलर बताता है कि कोई प्लैनेट जितना नियरेस्ट होगा उसकी स्पीड उतनी ही तेज होगी। तो सबसे नियरेस्ट कौन है? मर्क्यूरी। तो देखो स्पीड के कॉलम में अगर मर्क्यूरी की स्पीड सबसे ज्यादा है तो हमें सिर्फ एक काम करना है, यहां पे लिखना है मर्क्यूरी या बुध। बुध की स्पीड सबसे तेज, तो हमने एरो यूं बना दिया, मर्क्यूरी की स्पीड सबसे ज्यादा है। ठीक, तो यहां पर मर्क्यूरी की स्पीड सबसे ज्यादा है, बुध की चाल सबसे तेज, और सबसे स्लो चाल किसकी है? देखो सबसे स्लो चाल है नेपच्यून की, तो नेपच्यून को यूं बनाया और एरो नीचे की तरफ लगा दिया। एरो नीचे की तरफ लगा दिया, इसका मतलब अगर नेपच्यून से मर्क्यूरी की तरफ आते हो तो चाल बढ़ती है, और जब मर्क्यूरी से नेपच्यून की तरफ जाओगे तो चाल घटेगी। द स्पीड विल बी डिक्रीज एंड स्पीड विल बी इंक्रीज। तो जो असेंडिंग ऑर्डर, जो डिसेंडिंग ऑर्डर के क्वेश्चन आते हैं तो याद रखना, जब आप इस तरफ चलोगे देन स्पीड विल बी इंक्रीज, और जब इस तरफ जाओगे स्पीड विल बी डिक्रीज। चाल बढ़ेगी और चाल घटेगी। ठीक, तो यहाँ के क्रम में अगर देखा जाए आपसे क्वेश्चन दे दे कि इनमें से मिनिमम स्पीड किसकी है, और ऑप्शन हो ए बी सी और डी, इनमें से मिनिमम स्पीड मार्स की हो जाएगी ना। अगर हो सकता है ऑप्शन ये हो ए बी सी एंड डी, मैक्सिमम स्पीड किसकी है? तो अगर ए बी सी और डी ऑप्शन है तो मैक्सिमम स्पीड मार्स की हो जाएगी, है ना। तो यहां से 1 बाई 1 क्वेश्चन पूछे तो भी जवाब दिया जा सकता है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर के भी जवाब दिए जा सकते हैं। तो ये आपके स्पीड का कॉलम था। स्पीड के बाद नेक्स्ट में चलो, स्पीड के बाद नेक्स्ट पॉइंट में चलते हैं, पॉइंट नंबर सेकंड। पॉइंट नंबर सेकंड में हम देखते हैं साइज। साइज या आकार। साइज या आकार। अगर साइज की बात करें तो सोलर सिस्टम में सबसे बड़ा प्लेनेट आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? जुपिटर। तो जुपिटर फर्स्ट रैंक पे हो गया। इनमें सबसे स्मॉलेस्ट आपको कौन दिखाई दे रहा है? द स्मॉलेस्ट इज मरकरी एंड लार्जेस्ट इज जुपिटर। इफ जुपिटर इज लार्जेस्ट देन इट्स फर्स्ट रैंक, इसकी रैंक फर्स्ट हो गई। एंड मर्क्यूरी इफ स्मॉलेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम देन इट्स रैंक 8th। तो सबसे लास्ट में हम लिख देते हैं मर्क्यूरी, और मर्क्यूरी की रैंक कितनी हो गई? 8th। इसकी रैंक कितनी हो गई? फर्स्ट। तो रिमेन कितने बचे भाई? अब यहां से हम काउंट करना शुरू करें। टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, और 8 प्लैनेट्स में से आपको 2 की पता लग ली, मर्क्यूरी और जुपिटर की। तो रिमेन जो 6th बचे वो कैसे करें?
इसकी रैंक यदि फर्स्ट है तो ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इसका मतलब सबसे बड़ा प्लेनेट जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, उसके बाद यूरेनस और उसके बाद नेपच्यून। ठीक, तो यहां के केस में जुपिटर, आफ्टर जुपिटर सीक्वेंस इज सैटर्न, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इसका मतलब ये हो गया आपका सेकंड, ये आपका थर्ड और ये हो गया फोर्थ अकॉर्डिंग टू साइज। अब आपको सिर्फ याद एक को रखना है, इसमें सिर्फ हमें एक को याद रखना है। अर्थ लिखनी है पृथ्वी और अर्थ के नीचे लिखना है 5 और इसको ब्रैकेट में बंद कर देना है। इसका मतलब अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। अर्थ इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। पृथ्वी सौर मंडल का पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसको हम लोगों ने फिफ्थ रैंक पे रखा। एक क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है, विच प्लैनेट नोन एज द सिस्टर ऑफ अर्थ, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? तो याद रखना, ये जो आपको वीनस नजर आ रहा है, वीनस ऑलमोस्ट सेम साइज का है। ऑलमोस्ट, अगर ऑलमोस्ट ये सेम साइज का है तो वीनस को ही सिस्टर कहा जाता है। तो अगर ये दोनों सिस्टर हैं तो लगभग एक समान होंगी, एक बराबर होंगी। तो अगर एक बराबर होंगी तो अर्थ के बाद नंबर किसका आएगा? वीनस का। तो अर्थ के बाद अगला प्लैनेट आपको कौन सा नजर आया? वीनस। और वीनस की रैंक रही 6th। तो भाई 7th नंबर पे कौन बचा? मार्स, 7th रैंक, है ना। अब इनके अगर सीक्वेंस की बात करें अकॉर्डिंग टू साइज, देन स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम मर्क्यूरी या बुध, सौर मंडल का सबसे छोटा। ठीक, आपको मर्क्यूरी दिखाई दिया, और सबसे बड़ा जुपिटर या बृहस्पति। अगर आपसे कहे असेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज, आकार का बढ़ता हुआ क्रम, तो आकार के बढ़ते हुए क्रम में आपको मर्क्यूरी से जुपिटर की तरफ चलना है। क्या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज, आकार का घटता हुआ क्रम, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ साइज, तो आपको जुपिटर से मर्क्यूरी की तरफ चलना है। अब आपको हो सकता है कि ऑप्शन में दे दे, हो सकता है यही चार ऑप्शन दे दें, 1 2 3 और 4, 1 2 3 एंड 4, और पूछे इसमें स्मॉलेस्ट कौन है? तो नेपच्यून। अगर नेपच्यून, अर्थ, वीनस और मार्स को ले ले, इसमें अगर आपसे पूछे लार्जेस्ट कौन है, तो नेपच्यून लार्जेस्ट हो जाएगा और मार्स इसमें स्मॉलेस्ट हो जाएगा। यहां से आपके सीक्वेंसेस पूछे जा सकते हैं ना। अब अगर पॉइंट में देखें, अगर अब आपसे एक क्वेश्चन दे, अकॉर्डिंग टू साइज हम देख चुके, अगर आपसे ये कहे कि देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, सौर मंडल में आपको कुल 8 ग्रह दिखाई दे, और आपसे कहे कि इनको 2 पार्ट में डिवाइड करो। इफ यू हैव टू डिवाइड दिस 8 प्लैनेट्स इन 2 पार्ट्स, यदि आपको इन 8 ग्रहों को 2 भागों में विभाजित करना हो, तो भाई किनको किनको विभाजित करें? देखो, इन 4 को एक तरफ रख लो और इन 4 को एक तरफ रख लो अकॉर्डिंग टू साइज। अभी हम लोग साइज कर रहे थे ना, तो जो पॉइंट नंबर थर्ड होगा, पॉइंट नंबर थर्ड, आउटर एंड इनर प्लैनेट, आउटर एंड इनर प्लैनेट, हेडिंग नंबर थर्ड, बाहरी एवं आंतरिक ग्रह, बाहरी एवं आंतरिक। ठीक, ग्रहों के बारे में तो देखो, अगर आप किसी के घर गए हो और वहां पर लोगों की एवरेज हाइट 5 फीट आपको नजर आ रही है, और कुछ लोग 6 फीट के बैठे हो, तो आपको लगेगा, लगता है परिवार के बाहर के सदस्य हैं। तो अकॉर्डिंग टू साइज इन चारों को एक तरफ रख दिया जाता है और इन चारों को एक तरफ रख दिया जाता है। तो इन चारों को कहा जाता है इनर प्लैनेट। इन चारों को क्या कहा जाएगा? इनर प्लैनेट या आंतरिक ग्रह, आंतरिक ग्रह। तो ये चारों क्या हो जाएंगे? ये चारों हो जाएंगे आउटर प्लैनेट। आउटर प्लैनेट या बाहरी ग्रह, आउटर प्लैनेट या बाहरी ग्रह। अगले पॉइंट में अगर चला जाए, देखो, अगर सन में एक्सप्लोशन या विस्फोट हुआ, तो जो हैवी मटेरियल होगा वो नजदीक रह गया, और जो लाइट मटेरियल या हल्का मटेरियल होगा वो दूर तक जाएगा ना। और सबसे हल्का मटेरियल क्या होगा? गैसेस। तो ये जो चारों प्लैनेट्स हैं,
ये मैक्सिमम गैस से कंपोज हुए हैं, इसलिए इन चारों को क्या कहा जाता है, गैसियस प्लैनेट। इनको आउटर प्लैनेट भी कह सकते हो, अगर आउटर प्लैनेट ना लिखा हो तो इन चारों का ही नाम आपको क्या मिलेगा, गैसियस प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट या गैसीय ग्रह। गैसियस प्लैनेट, अगर ये गैसियस प्लैनेट है तो ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि इनसे टेरेस्ट्रियल रेडिएशन एमिट होती है। ठीक, तो इनको पॉइंट नंबर सेकंड पे कहा जाता है पार्थिव ग्रह, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट। टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को कहा जाता है पार्थिव ग्रह, या आप इनको भौमिक ग्रह भी कह सकते हो, इंग्लिश में टेरेस्ट्रियल ही कहेंगे, भौमिक ग्रह, है ना। अब अगर देखा जाए, आउटर प्लैनेट कह दो तो भी वही बात, गैसियस प्लैनेट कह दो तो भी वही बात, यही चार होंगे। अगर देखा जाए आउटर प्लैनेट या गैसियस प्लैनेट की स्टार्टिंग जो है वो जुपिटर से हो रही है या नहीं, अगर जुपिटर से हो रही है तो पॉइंट नंबर थर्ड, इन तीनों को जोवियन प्लैनेट्स भी कहा जाता है, जोवियन प्लैनेट या जोवियन ग्रह। ठीक, इन तीनों को जोवियन ग्रह भी कहा जाता है। तो यहां पर जो आपको क्रम नजर आया, इनर प्लैनेट, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट, और इसको क्या कहेंगे, आउटर प्लैनेट, गैसियस प्लैनेट या जोवियन प्लैनेट, है ना। अब यहाँ का जो आपको क्रम नजर आ रहा है, ये हम लोग हेडिंग नंबर थर्ड देख रहे थे, बाहरी एवं आंतरिक ग्रह। तो एक बात याद रखना, एक बार क्वेश्चन कैसे दे रखा था, तीन तो ये ले रखे थे, वीनस, अर्थ एंड मार्स, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, और एक सैटर्न को ले लिया था और पूछा था इनमें से बाहरी ग्रह कौन है। तो सैटर्न इनमें से बाहरी ग्रह है ना। अगर तीन ये ऑप्शन में है तो ये को तो आप आंतरिक कह रहे हो या टेरेस्ट्रियल कह रहे हो। अगर आपने सैटर्न को ले लिया तो ये बाहरी ग्रह हो गया, है ना। अगर मान लो तीन ये हो, एक दो तीन, और इसमें आपने अर्थ को उठा के रख दिया, तो अर्थ क्या है, इनर प्लैनेट। तो आपसे पूछेगा कि इनमें से कौन सा इनर प्लैनेट है, कौन सा आउटर प्लैनेट है ना। अकॉर्डिंग टू साइज तो क्वेश्चन ये बनेगा। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस, दूरी के अकॉर्डिंग बात करें, और किसी प्लैनेट को पकड़ लूं, मान लो मैंने अर्थ को पकड़ लिया और कहूं अर्थ से इनर प्लैनेट कौन सा है, पृथ्वी से आंतरिक ग्रह, तो ये दोनों आंतरिक हो गए ना। मार्स इससे बाहर हो गया या नहीं, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। तो देखो, पृथ्वी से आंतरिक ग्रह कौन से हो गए, बुध और शुक्र, और पृथ्वी से बाहरी ये सभी बाहरी हो गए। अगर मैं ये कहूं कि मंगल से आंतरिक, तो ये तीनों आंतरिक हो गए, इनर प्लैनेट फ्रॉम मार्स। अगर मैं वीनस को लूं, शुक्र को ले लूं और कहूं कि शुक्र से आंतरिक ग्रह, द इनर प्लैनेट फ्रॉम वीनस, तो मर्क्यूरी होगा या नहीं, है ना। तो एक एक प्लैनेट्स को अगर पकड़ कर पूछे तो इस अकॉर्डिंग जवाब देना है। डायरेक्ट आंतरिक और बाहरी पूछे तो आपका जवाब ये होना चाहिए, है ना। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, स्पीड का क्रम देखा, फिर साइज, और फिर इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। स्पीड के क्रम में आपको क्या करना है, सबसे नियरेस्ट कौन है, वीनस, तो इसकी स्पीड सबसे तेज। सबसे दूर कौन है, नेपच्यून, इसकी स्पीड सबसे स्लो। तो हम लोगों ने इसे स्पीड का क्रम किया, मतलब जैसे नेपच्यून से मर्क्यूरी की तरफ जाओगे स्पीड बढ़ेगी, और मर्क्यूरी से जब आप नेपच्यून की तरफ आओगे स्पीड घटेगी। फिर हम लोगों ने साइज का क्रम किया, और साइज में सबसे बड़ा जुपिटर, उसके बाद सैटर्न, फिर यूरेनस, और फिर नेपच्यून, उसके बाद अर्थ, और अर्थ के बाद हम लोगों ने किसको लिया है, अर्थ के बाद वीनस, और वीनस के बाद मार्स, और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा मर्क्यूरी। ठीक, तो ये आपके क्रम थे अकॉर्डिंग टू साइज, और अकॉर्डिंग टू साइज के अकॉर्डिंग आपने थर्ड नंबर पर लिया इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट। ठीक, ये तीन पॉइंट्स हम लोगों ने अभी तक किए। ठीक, अगले पॉइंट में देखें हमें क्या करना है। और इस जो इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट है इसको आप जरूर लिख लेना, क्योंकि इससे डायरेक्ट आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना। अगला जो पॉइंट हम देखेंगे वो देखेंगे रिवोल्यूशन या परिक्रमा का क्रम, रिवोल्यूशन या परिक्रमा का क्रम, है ना। तो चलिए इस पॉइंट को हटाता हूं ताकि हमें एक जगह मिले। ठीक, तो यहां पर ये जो आपका इनर और आउटर के बाद,
इनर और आउटर के बाद जो हम अगला पॉइंट चेक करें, पॉइंट नंबर 4, पॉइंट नंबर 4 में आपको चेक करना है रिवोल्यूशन या परिक्रमा। रिवोल्यूशन या परिक्रमा। Then every planet revolving around the sun, every planet revolving around the sun। अब हमें यह देखना है कि इनको रिवॉल्व होने में टाइम कितना लगता है। सबसे नियरेस्ट कौन है? मर्क्यूरी, तो ये सबसे पहले सूर्य की परिक्रमा कर लेगा। मर्क्यूरी विल बी रिवॉल्विंग फर्स्ट। अगर रिवॉल्व ये पहले कर रहा है, और सबसे लास्ट में कौन है? नेपच्यून। अब नेपच्यून जब रिवॉल्व करे तो काफी लंबा पाथ होगा या नहीं? अब यहां से वन बाय वन देखो, सबसे जो नियरेस्ट होगा उसका परिक्रमण काल या जो रिवॉल्विंग पाथ है वो सबसे शॉर्ट होगा। तो अगर आपके पास ऑप्शन नंबर ए, बी, सी एंड डी हो, अगर ये 4 ऑप्शन है और इनमें पूछे कि सबसे ज्यादा टाइम कौन लेता है रिवॉल्विंग में, तो मार्स, और सबसे कम कौन लेता है? मर्क्यूरी। अब अगर देखा जाए तो मर्क्यूरी को जो रिवॉल्विंग है या परिक्रमा करने में टोटल समय लगता है 88 दिन, 88 डेज, 88 डेज। और वहीं पर वीनस को ये रिवोल्यूशन करने में लगते हैं 225 डेज, 225 दिन। और यही काम अर्थ को करने में कितना समय लगता है? 365, 1/4 डेज। 88 दिन, 225 दिन, 365 सही 1/4 दिन। और जब मार्स की बात करें, मंगल की, 687 डेज, 687 दिन। और यही काम जुपिटर को करने में कितना समय लगता है? जुपिटर को यही काम करने में या परिक्रमा करने में लगते हैं 11 वर्ष 9 महीने, 11.9 ईयर। 11 वर्ष 9 महीने, 11.9 ईयर, है ना, ये 9 मंथ है। अगले पॉइंट में सैटर्न को ये टाइम लगता है 29.5 ईयर, 29 सॉरी 29.5 ईयर्स लगेंगे। ये समय आपको अपीयर होगा 29.5 ईयर, 29 वर्ष 5 महीने, 29 वर्ष 5 महीने। और यहीं पर यूरेनस को जो टाइम लगेगा वो है 84 ईयर, 84 वर्ष। और नेपच्यून को यहीं पर समय लगेगा 165 ईयर, 84 वर्ष, 165 वर्ष, 165 ईयर, है ना। ये इनका सीक्वेंस है। सबसे कम समय किसको लगा है रिवोल्यूशन में? सबसे कम समय रिवोल्यूशन में लगा है मर्क्यूरी को, 88 डेज। अब अगर कॉलम देखें तो यहीं से आप समझते चलना, रिवोल्यूशन के केस में सबसे कम समय 88 डेज का टाइम लगा है मर्क्यूरी या बुध को। 225 दिन का समय लगा है वीनस या शुक्र को। ठीक 365, 1/4 डेज, 365 से 1/4 दिन लगे हैं अर्थ को। 687 डेज, 687 दिन मार्स को लगते हैं। आप इसको ईयर में भी कन्वर्ट कर सकते हो ना, 365 के बाद दिन काउंट कर सकते हैं कि कितने दिन। अगले पॉइंट में चले, यही काम जुपिटर को करने में लगे हैं 11.9 ईयर, 11 वर्ष 9 महीने। सैटर्न 29.5 ईयर, 29 वर्ष 5 महीने। और वहीं पर यूरेनस या अरुण, इसको लगे हैं 84 ईयर या 84 वर्ष। उसके बाद नेपच्यून 165 ईयर, 165 वर्ष। ये इनका क्रम था रिवोल्यूशन का या रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अगर यहां पर टोटल देखा जाए तो परिक्रमा का कॉलम हम कर चुके। परिक्रमा के कॉलम के बाद नेक्स्ट नंबर पर आपका दूसरा जो हम हेडिंग ले, अभी तक 4 हेडिंग हमारे पास हो चुकी हैं। 5th नंबर हेडिंग आपकी क्या बनेगी? टेम्परेचर। 5th नंबर हेडिंग पर आपको लेना है टेम्परेचर या तापमान। टेम्परेचर या तापमान।
टेम्परेचर वाले अगर कॉलम में चले तो देखो, टेम्परेचर वाले कॉलम में एक बात याद रखना, मर्क्यूरी इज द नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम सन। अगर देखा जाए तो मर्क्यूरी सन के सबसे नजदीक है, तो होना तो इसको सबसे हॉटेस्ट चाहिए, लेकिन हो ये गया। यहां आपको यू इंटरचेंज कर देना है, मर्क्यूरी को आगे और वीनस को पीछे। एक तो ये बदलाव करने, और दूसरा बदलाव आपको यहां पर भी करना, इनको किनकी पोजीशन भी आपको इंटरचेंज करनी है, नेपच्यून को आगे और यूरेनस को पीछे, है ना। जब अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर बात करें तो टेम्परेचर के कॉलम में आपको ये दोनों इंटरचेंज करने पड़ेंगे। इंटरचेंज क्यों करने पड़ेंगे इस बात को भी मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पर इसको आपको इंटरचेंज करना और यहाँ पर आपको इसको इंटरचेंज करना है ना। तो यहाँ के अगर केस में देखें तो देखो, अगर टेम्परेचर के अकॉर्डिंग या तापमान के अकॉर्डिंग बात करें तो सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है? वीनस। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट क्या होगा? वीनस। अभी जो रिवोल्यूशन टाइम लिखा है इसको मैं हटा देता हूं ताकि हमें स्पेस मिले, ठीक। जो रिवॉल्विंग टाइम है इसको हम लोग समझ चुके हैं, ये डेज समय भी आप लिख चुके होंगे, ठीक। तो अब मैं इसे देखूं तो चलिए, ये जो 88 डेज टू 25 डेज है इनको हटा देता हूं। चलिए, एस्टोराइड भी यहां से हटा देता हूं। एस्टोराइड तो आपको पता ही चल चुका है, ठीक, ताकि हमारे पास थोड़े से इंफॉर्मेशन करने के लिए जगह मिल जाए। ओके। जो इंडियन भारतीय जो ज्योतिष शास्त्र है ना, ये टोटल कैलकुलेशन है एस्ट्रोनॉमी की। टोटल कैलकुलेशन किसकी? एस्ट्रोनॉमी की। पूरी दुनिया को 100-150 साल में ये पता लगा कि देयर आर टोटल 8 प्लैनेट्स। पहले अगर देखा जाए तो प्लूटो को भी रखा जाता था। तो पहले टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स कितने थे? 9। मतलब ग्रहों की संख्या कितनी थी? 9। अगर भारतीयों की बात की जाए तो क्या भारतीयों को ये बात पता थी कि टोटल नंबर ऑफ प्लैनेट्स इज 9 आइदर 8? भाई पहले 9 थे, अब प्लूटो को बाहर कर दिया गया तो अब 8 बचे, है ना। प्लूटो की सेहत पे क्या फर्क पड़ता है कि आपने उसे आउट कर दिया या इन कर दिया, है ना। अगर यहाँ पर एक खास बात देखी जाए तो भारतीयों को ये बात तो पता थी कि देयर आर टोटल 9 प्लैनेट्स इन अवर सोलर सिस्टम। अब 8 बचे हैं, ठीक। तो अगर देखा जाए, आपको लगता है कि भाई भारतीयों को ये बात कैसे पता थी? तो जब आपने रामायण देखी हो या रामायण पढ़ी हो तो उसमें यह लिखा था कि रावण ने 9 ग्रहों को बंदी बना रखा था। बंदी बना रखा था या नहीं बना रखा था वो अलग बात है, लेकिन ये तो बात पता चल गई कि टोटल प्लैनेट्स 9 बताए जा रहे हैं। इसीलिए तो रावण ने 9 ग्रहों को बंदी बना रखा था, है ना। तो अगर देखा जाए तो सामान्य सी बात, इंडियंस नो अबाउट द टोटल 9 प्लैनेट्स, ठीक। जबकि अगर सामान्य तरीके से देखा जाए, जब तक टेलीस्कोप नहीं बनी थी, जब तक हबल टेलीस्कोप नहीं बनी थी, तब तक व्यक्ति अंतिम प्लेनेट जो अर्थ से देख सकता था वो था सैटर्न। और सैटर्न के आगे अगर आपको यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो को देखना था तो आपके पास टेलीस्कोप होनी चाहिए। और इंडियंस ने ये काम बिना टेलीस्कोप के तो नहीं किया होगा। इसका मतलब थाउजेंड्स ईयर बिफोर, आज से हजारों साल पहले, 5,000 या 10,000 साल पहले भारतीयों को ये बात पता थी कि हाउ मेनी नंबर्स ऑफ प्लैनेट्स। जो बात दुनिया को आज 100-150 साल 200 सालों में पता लगी है ना। तो यहाँ के केस में अगले में हम देखें टेम्परेचर। टेम्परेचर के कॉलम में वीनस का टेम्परेचर सबसे ज्यादा है। रीजन क्या है भाई? वीनस या शुक्र का टेम्परेचर सबसे ज्यादा, इसका रीजन है कार्बन डाइऑक्साइड। इसका रीजन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वीनस के एटमॉस्फेयर में है नियर अबाउट 96.5%। 96.5%, है ना। एक क्वेश्चन रेगुलर आपसे पुट फॉरवर्ड किया जाता है कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है ना। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि जो अर्थ है या पृथ्वी, इसके एटमॉस्फेयर में या इसके वायुमंडल में अर्थ के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज है? आपसे पूछा जाए कि अर्थ के एटमॉस्फेयर में CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंट है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। और आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाए, A, B, C एंड D। ऑप्शन नंबर ए में लिख दे 0.3%, यहां पे लिख दे 0.03%, और यहां पे लिख दे 0.003%, और ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ द एबव, है ना। तो एक बात याद रखना, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% है। 0.03%।
इतनी सी कार्बन डाइऑक्साइड ने पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ा रखा है ना, आप कह रहे हो ग्लोबल वार्मिंग। तो भाई ग्लोबल वार्मिंग के लिए कार्बन डाइऑक्साइड अकेली रिस्पॉन्सिबल गैस नहीं है, और कई गैसेस हैं, लेकिन इसका भी मेजर रोल है। तो अगर देखा जाए इतनी सी कार्बन डाइऑक्साइड ने अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा दिया है ना, 1 रुपए में 1 पैसे भी नहीं है, और इतनी सी कार्बन डाइऑक्साइड ने अगर अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा दिया है, ये 1 पैसे का 30वां भाग है ना। अगर इतनी सी कार्बन डाइऑक्साइड ने अर्थ का टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो वीनस के एटमॉस्फेयर में आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितने परसेंटेज नजर आ रही है? 96.5%। अब ये क्या करेगी? अगर सूर्य से 100 रुपए की हीट आई है, तो 96 रुपए की हीट को एब्जॉर्ब कर लेगी, और सिर्फ 4 रुपए की हीट वापस गई स्पेस में। तो अगर इसने 96 की हीट को एब्जॉर्ब ही कर लिया, देन इट्स हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह ये बन जाएगा। तो अगर देखा जाए, वीनस इज द हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। तो तापमान या टेम्परेचर के क्रम की बात करें, तो तापमान को किस अकॉर्डिंग हम अपीयरेंस कर सकते हैं? देखिए, तापमान को दिखाने का जो सबसे सही क्रम हो, यहां आपको दो इंटरचेंज करने हैं, जैसा कि हम लोगों ने डिस्कस किया था। अगर ये दो इंटरचेंज की हम बात करें, तो सबसे पहला जो आपका इंटरचेंज बन रहा है, आपको वीनस को आगे करना है। इसके बाद कौन आ जाएगा? मर्क्यूरी या बुध। इसके बाद कौन है? अर्थ। अर्थ के बाद अर्थ के बाद मार्स, जुपिटर, सैटर्न, ये एज इट इज आएंगे। बदलाव कहां पर होगा? इन दोनों में। नेपच्यून आगे आ जाएगा और यूरेनस पीछे। इसका मतलब सोलर सिस्टम का सबसे कूलेस्ट प्लेनेट क्या है? देन कूलेस्ट प्लेनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल का सबसे ठंडा ग्रह, यूरेनस या अरुण। और हॉटेस्ट प्लेनेट क्या होगा? वीनस। हॉटेस्ट प्लेनेट क्या होगा? वीनस या शुक्र। तो सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र या वीनस। रीजन पूछे तो रीजन हमें पता लग गया, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। एंड नियर अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 96.5%। आपको कार्बन डाइऑक्साइड का अपीयरेंस होगा कहां पर? वीनस पर। ये आपके टेम्परेचर का कॉलम था। तो अगर देखा जाए, तो अभी तक हम लोगों ने 5 पॉइंट किए: स्पीड, साइज, आउटर एंड इनर प्लेनेट, उसके बाद रिवोल्यूशन, उसके बाद टेम्परेचर। इसके बाद हम देखेंगे नेचुरल सैटेलाइट, पॉइंट नंबर 6 पर हम देखें नेचुरल सैटेलाइट या प्राकृतिक उपग्रह। नेचुरल सैटेलाइट या प्राकृतिक उपग्रह। जो सैटेलाइट हैं दो प्रकार के, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल तो हम लोग बनाकर स्पेस में भेजते हैं, और नेचुरल सैटेलाइट्स का मतलब क्या है? इसको नेचर नहीं बना रखा है। ठीक। तो इसी नेचुरल सैटेलाइट को दूसरे शब्दों में कहा जाता है मून या चंद्रमा। मून या चंद्रमा, इसका मतलब नेचुरल सैटेलाइट को ही क्या कहा जाता है? चंद्रमा। अब यहां से 1 बाय 1 पॉइंट देखें। देखो, जब नेचुरल सैटेलाइट की आप बात करोगे, तो नेचुरल सैटेलाइट में हमें क्या याद रखना है? इन दोनों को एक साथ लें, लिखें नेचुरल सैटेलाइट या प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा, और कट का निशान लगा दें। इसका मतलब सोलर सिस्टम में दो ऐसे प्लैनेट हैं जिनका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। कौन? मर्क्यूरी और वीनस। इनका कोई भी चंद्रमा नहीं है। बुध पर भी कोई चंद्रमा नहीं है, और आपके शुक्र पर भी कोई चंद्रमा नहीं है। अर्थ के केस में आओ, पृथ्वी पर आपको एक चंद्रमा दिखाई देता है ना। अर्थ पर नेचुरल सैटेलाइट्स के नंबर्स कितने हो गए? एक। देयर आर वन नेचुरल सैटेलाइट एट अर्थ। पृथ्वी पर एक चंद्रमा या एक प्राकृतिक उपग्रह या नेचुरल सैटेलाइट है। मार्स पे आपको दो चंद्रमा दिखाई देंगे, इसका मतलब देयर आर टू नेचुरल सैटेलाइट ऑफ मार्स। जुपिटर की बात करें, देयर आर टोटल 95 नेचुरल सैटेलाइट। देयर आर टोटल 95 नेचुरल सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। तो आपको बृहस्पति पे कुल 95 चंद्रमा दिखाई देंगे। एंड 146 नेचुरल सैटेलाइट, 146 नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। शनि के प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या कितनी है? 146, 146। और यहां पर हम चलें 28, 28 नेचुरल सैटेलाइट ऑफ यूरेनस। अरुण के चंद्रमा की संख्या कितनी है? 28 या 28। और वहीं पर नेपच्यून, इस पर नेचुरल सैटेलाइट्स की नंबर्स हैं 14। देन टोटल अगर यहां पर देखा जाए,
यहां पर 14 नजर आए आपके नेपच्यून या वरुण पर, और यहां पर आपको नजर आए 28 अरुण के, 28 नेचुरल सैटेलाइट या 28 चंद्रमा, 146 नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सैटर्न। शनि पे कुल चंद्रमा की संख्या 146, 146। और वहीं पर जुपिटर पर आपको दिखाई दे रहे हैं 95, यहां पर आपको 2 और यहां पर 1, और यहां तो है ही नहीं, यहां तो है ही नहीं। अब आपसे ये पूछे कि विच प्लैनेट हैव मिनिमम नेचुरल सैटेलाइट इन सोलर सिस्टम। ठीक, सौर मंडल में सबसे कम प्राकृतिक उपग्रह किसके हैं? तो आपको ऑप्शन में दिया होगा मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स। कई लोग मर्क्यूरी और वीनस को करके चले आते हैं। यहां पूछ रहा है कि सबसे कम किसके हैं, इसका मतलब होने चाहिए। तो सबसे कम किसके हुए? अर्थ के। तो जो नंबर्स ऑफ नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक, या नेचुरल सैटेलाइट वाले कॉलम में, इसमें अगर देखा जाए, अभी हम आगे भी देखेंगे, तो यहां इसके दो हैं, एक फोबोस है और एक डीमोस। दो नेचुरल सैटेलाइट हैं, एक फोबोस और एक कौन है? डीमोस। और जो डीमोस है, ये पूरे सोलर सिस्टम का सबसे स्मॉलेस्ट, सबसे छोटा चंद्रमा है डीमोस। इससे भी हम देखेंगे वन बाय वन थिंग्स जब करेंगे। ठीक, तो यहां के अगर केस में देखा जाए टोटल नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, तो ये टोटल नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट है 1, 2, 95, 146, 28 एंड 14। पूरे सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा चंद्रमा किसके हैं या मैक्सिमम नेचुरल सैटेलाइट किसके हैं? तो आपको 146 सैटर्न, सैटर्न के सबसे ज्यादा है, उसके बाद जुपिटर के हैं, उसके बाद किसके हैं? यूरेनस के, उसके बाद नेपच्यून के, उसके बाद मार्स के, और उसके बाद अर्थ के। ये थे आपकी नंबरिंग ऑफ नेचुरल सैटेलाइट या प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या, है ना, या टोटल नंबर ऑफ ये नेचुरल सैटेलाइट्स थे। इसके बाद हमें क्या देखना है? इसके बाद हमें चेक करना है सनराइज एंड सनसेट। इसके बाद हमें जो तय करना है, अब हम इसको हटा देते हैं, आप इसको लिख चुके होंगे। ठीक, नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स जो है आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले पॉइंट में चले। अब हमें देखना है सनराइज एंड सनसेट, सूर्योदय एवं सूर्यास्त। 6 नंबर पॉइंट तक हम कर चुके हैं। अगले पॉइंट में सनराइज एंड सनसेट, इसको मिटा देता हूं ताकि हमें स्पेस मिले। सनराइज एंड सनसेट, पॉइंट नंबर 7, पॉइंट नंबर 7, सनराइज या सूर्योदय। सनराइज, इन केस ऑफ सनराइज वी हैव टू जस्ट नो अबाउट देम कि या तो सनराइज ईस्ट में हो या वेस्ट में हो। ओके, तो यहां पर हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो सनराइज ईस्ट में हो, पूर्व में, या तो सूर्योदय पूर्व में होगा या पश्चिम में होगा, या तो ईस्ट में होगा या तो वेस्ट में होगा, है ना। अब एक चीज देखें भाई, जितने भी प्लैनेट्स वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं। वेस्ट टू ईस्ट का मतलब क्या हुआ? जब आप इंडिया का मैप बनाते हो तो वेस्ट इस तरफ होता है और ईस्ट इस तरफ, मतलब इस तरफ गुजरात और इस तरफ अरुणाचल प्रदेश। तो जितने प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट यूं रोटेट करेंगे। ठीक, इस मोबाइल को मैं दो तरीके रोटेट कर सकता हूँ, या तो मैं मोबाइल को यूं रोटेट करूं या मैं मोबाइल को यूं रोटेट करूं, है ना। अगर मोबाइल यूं रोटेट हो रही तो मोबाइल कैसे रोटेट हो रही है? वेस्ट टू ईस्ट। अब अगर ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट हो रही है तो एक चीज नोटिस करो, अगर यूं रोटेट होते हुए आ रही है और इस तरफ से मैंने टॉर्च जलाई, तो सबसे पहले जो लाइट है, सबसे पहले लाइट आकर यहाँ पड़ेगी या नहीं? और जैसे यहाँ पर लाइट पड़ी अरुणाचल प्रदेश में दिन हो गया, और अरुणाचल प्रदेश के बाद असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। उसके बाद गुजरात में सनराइज हुआ ना सबसे लास्ट में, और सबसे पहले यहाँ पर हुआ। तो जितने प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं वहां पे सनराइज जो है वो ईस्ट डायरेक्शन में होता है। वहां पे सनराइज किस डायरेक्शन में होगा? ईस्ट डायरेक्शन में। तो एक चीज देखो, अब हमें चेक क्या करना है? रोटेशन। अब हमें क्या चेक करना है? रोटेशन। तो यहां पर एक चीज देखो, रोटेशन, रोटेशन या घूर्णन, है ना, रोटेशन आइदर घूर्णन। और यहां पर भी हमें क्या चेक करनी है? रोटेशन।
जितने प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेंगे, जितने प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेंगे, जितने भी प्लैनेट वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करेंगे, जितने भी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमेंगे, वहां पे सनराइज ईस्ट डायरेक्शन में होगा। और जितने प्लैनेट ईस्ट टू वेस्ट घूमेंगे, ईस्ट टू वेस्ट, वहां पे सनराइज वेस्ट डायरेक्शन में होगा। तो क्या कोई प्लैनेट है जो ईस्ट टू वेस्ट रोटेट करता है? दो ऐसे प्लैनेट हैं, एक वीनस और एक यूरेनस। ये वेस्ट टू ईस्ट रोटेट करते हैं, तो यहाँ पे सनराइज वेस्ट डायरेक्शन में होता है, पश्चिम दिशा में यहाँ पर सूर्योदय होता है। तो दो ऐसे प्लैनेट हैं, कौन से? एक आपका वीनस, वीनस या शुक्र, यहां पर सूर्योदय पश्चिम दिशा में होगा। और सेकंड नंबर पर कौन है? आपका यूरेनस या अरुण, यहां पर भी सूर्योदय पश्चिम दिशा में होगा। ठीक, ये दो ऐसे प्लैनेट। रिमेन कितने बचे? 6। अभी जो 6 रिमेन प्लैनेट हैं, जितने भी रिमेन, यहां पर सनराइज किस डायरेक्शन में है? ईस्ट डायरेक्शन में। रिमेन जितने भी 6 हैं, शेष जितने भी बचे हैं, शेष ये जो 6 प्लैनेट बचे हैं, यहां पर सनराइज किस डायरेक्शन में होगा? ईस्ट डायरेक्शन में होगा। पॉइंट नंबर 8 पर चलो। पॉइंट नंबर 8 पर हमें चेक करनी है डिस्टेंस या दूरी। पॉइंट नंबर 8, दूरी या डिस्टेंस। और दूरी या डिस्टेंस में हमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, कोड बना रखा था ना, ईवीएम आरजे सुन। अगर आपको ये 4 प्लैनेट दे दें, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ एंड मार्स, आपसे पूछे इनमें सबसे नियरेस्ट कौन है? सबसे नियरेस्ट मर्क्यूरी होगा। और मैक्सिमम डिस्टेंस किसकी होगी? मार्स की। अगर ऑप्शन यहां से होता ए बी सी एंड डी, अब नियरेस्ट कौन हो गया? मार्स। और फार अवे मैक्सिमम डिस्टेंस किसकी होगी? यूरेनस की। ठीक, तो जो डिस्टेंस वाला कॉलम आप उसी सेम कोड से सॉल्व कर ले जाओगे, बुझ धमाके, बस अब नहीं जो हम लोगों ने बना रखा था, या ईवीएम आरजेसुन से। ये कंपाइल स्टडी थी आपके टोटल सोलर सिस्टम की। ये कंपाइल स्टडी हम लोगों ने किसकी की? टोटल आपके सोलर सिस्टम की। तो यहां के अगर केस में देखें तो देखो, अगला जो पॉइंट है, इसमें से 1 बाई 1 इंफॉर्मेशन, मर्क्यूरी से हमारे पास कितनी इंफॉर्मेशन हो सकती है, वीनस से कितनी, अर्थ से कितनी, मार्स से कितनी, इसको हम 1 बाई 1 पॉइंट करके देखेंगे। आ जाइए। सबसे पहला पॉइंट आपको नजर आ रहा है मर्क्यूरी या बुध। इसमें पहला पॉइंट हमें क्या नजर आ रहा है? स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। स्मॉलेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह। अगले पॉइंट में नियरेस्ट प्लैनेट ऑफ सन, सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा प्लैनेट है? आपका मर्क्यूरी या बुध। अगले नंबर पे चले आइए, लैक्स ऑफ एटमॉस्फियर, इस प्लैनेट पर या इस ग्रह पर वायुमंडल का अभाव पाया जाता है, लैक्स ऑफ एटमॉस्फियर। अगले पॉइंट में चले, देयर इज नो नेचुरल सैटेलाइट, इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा नहीं है, इसका कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अगले पॉइंट पर वीनस या शुक्र। वीनस में पहला पॉइंट आपको क्या दिखाई दे रहा है? हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। हॉटेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह। टेम्परेचर कितना होगा? 464 डिग्री सेल्सियस, 464 डिग्री सेल्सियस। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट ये है क्यों? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड, ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। और इसके एटमॉस्फेयर में क्या लिखा है? 96.5% CO2, कार्बन डाइऑक्साइड 96.5% इन एटमॉस्फेयर ऑफ वीनस। तो शुक्र के वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का जो परसेंटेज है वो 96.5% है, जिसकी वजह से यह हॉटेस्ट प्लैनेट है। अगले पॉइंट में चलिए, नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी से सबसे नजदीक प्लैनेट ये है, क्योंकि आपको ऑप्शन में मार्स भी दे देता है, क्योंकि मार्स भी अर्थ के बगल में है, और इस तरफ वीनस पड़ जाता है, और आपको ऑप्शन में आपको मर्क्यूरी भी दे देगा और जुपिटर भी। तो याद रखना, इस नियरेस्ट प्लैनेट फ्रॉम अर्थ, पृथ्वी के सबसे नजदीक ये है, तो नजदीक ग्रह पृथ्वी के। और अगले पॉइंट में देयर इज नो नेचुरल सैटेलाइट, इसका कोई भी प्राकृतिक उपग्रह या चंद्रमा नहीं है। जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि बुध और शुक्र, इनके कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है, देयर इज नो नेचुरल सैटेलाइट। अगले पॉइंट में चलाइए, वीनस आल्सो नोन एज, शुक्र को अन्य नामों से भी जाना जाता है। कौन सा? सबसे पहला नाम सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की बहन।
ठीक, इसको हम क्या कहते हैं, पृथ्वी की बहन, सिस्टर ऑफ अर्थ, पृथ्वी की बहन, सिस्टर ऑफ अर्थ। डायरेक्ट अगर क्वेश्चन पूछे विच प्लैनेट नोन एज द सिस्टर ऑफ अर्थ, विच प्लैनेट नोन एज द सिस्टर ऑफ अर्थ, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है, तो मर्क्यूरी। अगले पॉइंट में इवनिंग स्टार, इवनिंग स्टार इसका मतलब सांझ का तारा, शाम मत कहना, क्योंकि हमेशा इसको हिंदी में सांझ का तारा लिखकर पूछा गया है। इवनिंग स्टार, इट्स आल्सो नोन एज इवनिंग स्टार, या शाम का तारा या सांझ का तारा। अगले पॉइंट में चले, मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार इसको सुबह का तारा न कहकर ज्योग्राफी में एक शब्द इस्तेमाल किया जाता है, भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार, मॉर्निंग स्टार। अगले पॉइंट में आपको दिखाई दे रहा गॉड ऑफ ब्यूटी, इस वीनस को सौंदर्य का देवता भी कहा जाता है, इट्स आल्सो नोन एज गॉड ऑफ ब्यूटी, सौंदर्य का देवता, गॉड ऑफ ब्यूटी। एंड नेक्स्ट पॉइंट पर चले, ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, हमारे सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है ये। क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा गर्म है। क्यों सबसे ज्यादा गर्म है? ड्यू टू कार्बन डाइऑक्साइड। कितने परसेंटेज है? 96.5%। ठीक, ब्राइटेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह। अगले पॉइंट में चलिए, अर्थ। पूरी ज्योग्राफी में आपको अर्थ के बारे में ही पढ़ना है ना, तो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हम ले लेंगे। जैसे आल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट, इसको नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है, इट्स आल्सो नोन एज ब्लू प्लैनेट। आप इसको नीला ग्रह के नाम से भी जानते हो, ब्लू प्लैनेट। नेक्स्ट में, अर्थ एक्सिस टिल्ट 23 डिग्री 23.5 डिग्री, अर्थ एक्सिस टिल्ट 23.5 डिग्री। इसका मतलब यह हुआ कि अर्थ की अगर ये एक्सिस है, तो अर्थ अपने एक्सिस या पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री यूं झुकी है ना, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अर्थ टिल्ट 23.5 डिग्री एट देयर एक्सिस, ये सेकंड पॉइंट बता रहा है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर, ये क्या है, अक्ष, पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगले पॉइंट में, देयर इज वन नेचुरल सैटेलाइट, इसका एक प्राकृतिक उपग्रह है। उस प्राकृतिक उपग्रह अगर देखा जाए, जो चंद्रमा अगर पूछा जाए, हाउ मेनी नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ अर्थ, वन, पृथ्वी पर एक ही चंद्रमा है, द नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स इज वन। सीजनल चेंजेस अकर्स या सीजनल चेंजेस बिकम्स, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है, और ये ऋतु परिवर्तन किसकी वजह से है, इसके 23.5 डिग्री झुकाव की वजह से। सीजनल चेंजेस बिकम्स आइदर अकर्स, ऋतु परिवर्तन पाया जाता है। अगले पॉइंट में देखें, अर्थ एंड वीनस नोन एज प्रिंस प्लैनेट। ठीक, अगर आप वीनस या शुक्र को पृथ्वी की बहन कहते हो, वीनस नोन एज द सिस्टर ऑफ अर्थ, तो अगर देखा जाए अर्थ और वीनस को कंबाइंड रूप से एक साथ कहा जाता है ट्विंस प्लैनेट या जुड़वा ग्रह। तो अगर आपसे क्वेश्चन दे दे विच इज नोन एज ट्विंस प्लैनेट, किसको जुड़वा ग्रह कहा जाता है, जुड़वा ग्रह, तो याद रखना अर्थ और वीनस, इनको कंबाइंड रूप से, ठीक, अर्थ एंड वीनस नोन एज ट्विंस प्लैनेट, इसको जुड़वा ग्रह भी कहा जाता है। अगले पॉइंट में चलाइए, मार्स, आल्सो नोन एज रेड प्लैनेट, इसको लाल ग्रह भी कहा जाता है। जैसे अर्थ को आप नीला ग्रह कह रहे थे, तो इसको क्या कहोगे, लाल ग्रह। इसको लाल ग्रह क्यों कहा जाता है, ड्यू टू आयरन ऑक्साइड, इट्स सरफेस रेड इन कलर, रेडिश इन कलर ड्यू टू आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण इसकी जो सतह का रंग है वो लाल हो जाता है, जिसके कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। आयरन ऑक्साइड का सीधा सा मतलब हुआ कि अगर आपने एक लोहे की रॉड को बाहर खुले हवा में फेंक दिया, ऑक्सीजन इसके साथ आकर ऐड करेगी, और जब ऑक्सीजन इसके साथ आकर ऐड करेगी, उसके बाद जब आकर जाकर आप यूं हाथ पोछोगे, तो आपके हाथ पर जंग या रस्ट लगेगी, और वो रस्ट क्या होती है, वो जंग क्या होती है, आयरन ऑक्साइड। मतलब आयरन के साथ जब ऑक्सीजन आकर ऐड हो जाए, तो इसको कहा जाता है ऑक्सीडेशन प्रोसेस। ठीक, तो जैसे आयरन के साथ ऑक्सीजन आकर जुड़ी, तो ये जो रस्ट आपके हाथ में लगी वो आयरन ऑक्साइड है। तो जंग या रस्ट क्या होती है, आयरन ऑक्साइड। ठीक, तो ड्यू टू आयरन ऑक्साइड इट्स सरफेस रेडिश इन कलर। ठीक, आयरन ऑक्साइड की वजह से इसकी सतह का रंग लाल होता है। अगले पॉइंट में, मार्स टिल्ट 25 डिग्री,
मार्स टिल्ट 25 डिग्री एट देयर एक्सिस। जैसे अर्थ या पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी थी, वैसे मार्स अपने एक्सिस पर 25 डिग्री झुका हुआ है। ठीक, मार्स अपने अक्ष पर कितने डिग्री झुका है? 25 डिग्री, और इसी को लिखा है मार्स टिल्ट 25 डिग्री एट देयर एक्सिस। एट देयर एक्सिस, अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। मंगल अपने अक्ष पर 25 डिग्री झुका हुआ है। मार्स टिल्ट 25 डिग्री एट देयर एक्सिस। अगले पॉइंट में चलिए, मार्स हैव 2 नेचुरल सैटेलाइट। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। मंगल के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं। देयर आर 2 नेचुरल सैटेलाइट्स ऑफ मार्स। एक है फोबोस और एक है डिमोस। दो यहां पर आपको नजर आ रहा है, फोबोस एंड डिमोस। एक आपको नजर आया फोबोस और एक है डिमोस। और डिमोस के आगे ब्रैकेट में लिखा है स्मॉलेस्ट। डिमोस के आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है? स्मॉलेस्ट। इट्स स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम। सौरमंडल का सबसे छोटा प्राकृतिक उपग्रह या सौरमंडल का सबसे छोटा चंद्रमा किसको कहा जाएगा? डिमोस को। किसका नेचुरल सैटेलाइट है? मार्स का। डिमोस इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। डिमोस जो है वो सोलर सिस्टम का सबसे छोटा प्राकृतिक उपग्रह या सबसे छोटा चंद्रमा है। अगले पॉइंट पे लगिए, चलिए। सीजनल चेंजेस फाइंड एट मार्स। मंगल पर ऋतु परिवर्तन पाया जाता है। मंगल पर ऋतु परिवर्तन पाया जाता है, क्यों? क्योंकि मंगल 25 डिग्री यूं अपने एक्सिस पर बेंट है। अगर 25 डिग्री बेंट ना होता, यूं होता, तो इस पर ऋतु परिवर्तन नहीं होते। ठीक, तो अगर देखा जाए सीजनल चेंजेस फाइंड एट मार्स, मंगल पर ऋतु परिवर्तन पाया जाता है। अगले पॉइंट में, द लार्जेस्ट वोल्केनो एंड हाईएस्ट माउंटेन इन सोलर सिस्टम लोकेटेड एट मार्स। ठीक, पूरे सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सबसे बड़ा ज्वालामुखी और पूरे सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत, ठीक, लोकेटेड एट मार्स, मार्स पे पाया जाता है, नोन एज ओलंपस मॉन्स। नोन एज ओलंपस मॉन्स। हाइट कितनी है? 24 किलोमीटर। माउंट एवरेस्ट से नियर अबाउट 3 टाइम्स। ठीक, 3 टाइम्स ये है, मतलब माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई उससे लगभग 3 गुना ज्यादा इसकी ऊंचाई है। तो एक बात याद रखना, लार्जेस्ट वोल्केनो, सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी, और सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा पर्वत, हाईएस्ट माउंटेन, क्या है? ओलंपस मॉन्स। ओलंपस मॉन्स किसका? मार्स का। ये सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ज्वालामुखी और सबसे ऊंचा पर्वत। द लार्जेस्ट वोल्केनो एंड हाईएस्ट माउंटेन ऑफ सोलर सिस्टम इज ओलंपस मॉन्स ऑफ मार्स। अगले पॉइंट में चलिए, जुपिटर, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह। इसके एटमॉस्फेयर में आपको 2 गैसेस मिलेंगी, हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस इन एटमॉस्फेयर। तो यहां पर आपको 2 गैस नजर आई, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन एंड हीलियम गैस फाइंड इन एटमॉस्फेयर। नेचुरल सैटेलाइट, नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, टोटल नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, कुल प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या कितनी थी? 95। इसका मतलब बृहस्पति के कुल कितने चंद्रमा हैं? 95। नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट, कुल प्राकृतिक उपग्रहों की संख्या 95। अगले पॉइंट पे आइए, लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट ऑफ सोलर सिस्टम, पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा नेचुरल सैटेलाइट या सबसे बड़ा चंद्रमा क्या है? गैनीमीड। गैनीमीड, गैनीमीड, सौरमंडल का सबसे बड़ा चंद्रमा गैनीमीड या लार्जेस्ट नेचुरल सैटेलाइट, सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह गैनीमीड किसका है? जुपिटर का। ये जो 146, सॉरी जो 95 है, इनमें से एक चंद्रमा क्या है? गैनीमीड, जो सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा आपको दिखाई देगा नेचुरल सैटेलाइट या सबसे बड़ा चंद्रमा। अगले पॉइंट पे चलाइए, सैटर्न या शनि। शनि के केस में क्या नजर आ रहा है? सेकंड लॉर्ड